नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज की अगर बात करें तो आज की हेडलाइन भी एक ही है और पूरी न्यूज़ यानी कि पूरी मैगजीन उसी पर आधारित है। और वो क्या है? वो है राजस्थान का बजट 2023-24। आप सभी को पता है कल राजस्थान का बजट आ चुका और आज की जो मैगजीन है पूरी सुजस वाली मैगजीन में आज एक ही न्यूज़ है और वो है राजस्थान का बजट। तो आज की हमारी क्लास भी पूरी तरह से राजस्थान के बजट की जो मोटी मोटी खास बातें हैं जो आज सुजस मैगजीन में दी गई हैं, केवल उन्हीं को एक्सप्लेन हम करेंगे। तो आज अलग से कोई पीपीटी नहीं है, इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ हैं या क्या क्या आय व्यय के ब्यौरे हैं सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या क्या खास चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि वर्ष 2023-24 में क्षेत्रवार बजट खर्च, यानी कि किस क्षेत्र में सरकार का कितना प्रस्तावित खर्च है, इसका ब्यौरा यहाँ दिया गया है। जैसे कि कृषि में कितना, ग्रामीण विकास में कितना, विशेष क्षेत्र विकास में कितना, इस तरह से कई सारे क्षेत्र दिए गए हैं। अब बात यह हमारे काम की चीज़ क्या है, यानी कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस पर बजट खर्च है। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, जिन पर कुल खर्च का लगभग 52.67% खर्च होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है जो नंबर 1 पर होता है कि किस पर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, यानी सारे मद दिए हुए हैं तो कौन से क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा खर्चा करना प्रस्तावित है बजट में। तो ये है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, जिस पर 52.65%। अब इसके बाद कभी पूछा जाता है, मान लो कभी ऐसा पूछा जाए कि घटते हुए क्रम में जमाइए इनको, यानी सबसे ज़्यादा खर्चा किस पर है, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो शुरू के 2 या 3 हम एक बार याद रख लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वाला है वो तो हमें याद रखना ही चाहिए, यानी कि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, इस पर 52.65% खर्च। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कौन सा क्षेत्र? विद्युत। विद्युत पर कुल कितना खर्च है? तो विद्युत पर है 13.67% और तीसरा है ग्रामीण विकास, इस पर कितना खर्च है? तो 10.79%। तो बहुत ज़्यादा आंकड़ों में नहीं पढ़ना है, केवल इतना सा याद रखना है कि जो खर्चा है बजट में प्रस्तावित, उसमें सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र पर खर्च प्रस्तावित है? तो सबसे ज़्यादा प्रस्तावित है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, इसके बाद दूसरा विद्युत और तीसरा ग्रामीण विकास। जो सबसे ज़्यादा है वो 50% से भी ज़्यादा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, यानी कि 52.65% है। तो अकेला ही 50 से ज़्यादा है। अच्छा, इस क्षेत्र में क्या आते हैं? तो जितनी भी सरकार की योजनाएं कार्यक्रम हैं वो ज़्यादातर इसी क्षेत्र में आते हैं जो सामाजिक सामुदायिक सेवाएं हैं। पहला पेज क्लियर हुआ। इसमें केवल इतनी सी बात है हमारे काम की, तीनों का आप क्रम याद रखें। इसमें लगभग 52, उसमें लगभग 13 और उसमें लगभग 10%, यानी कि सामाजिक सामुदायिक सेवाएं, विद्युत और ग्रामीण विकास। अब बढ़ते हैं आगे अगले पेज पर। यहाँ थोड़े डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि नई नई चीज़ें क्या क्या जुड़ी हैं एक एक लाइन में, हम उनको देखते हैं। जैसे कि चिरंजीवी योजना में जो निःशुल्क इलाज के लिए पहले 10 लाख का बीमा कवर था, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अब 25 लाख। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 को बढ़ाकर 25 कर दिया। और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें पहले कितना था? 5 लाख, उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया है? 10 लाख। आगे अगली न्यूज है 76 लाख परिवारों को केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर। तो ये गैस सिलेंडर 500 रुपये में उनको दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं। अगली जानकारी है 1 करोड़ खाद्य सुरक्षा योजना के परिवारों को मुफ्त अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट दिए जाएंगे। ये जो NFSA, इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो पात्र परिवार हैं उनको अन्नपूर्णा खाद्य सामग्री के पैकेट दिए जाएंगे। इन पैकेट में क्या क्या होगा? 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, इसके अलावा जो खाद्य तेल है 1 लीटर वो होगा। तो ये सारी चीज़ें इस पैकेट में होने वाली हैं। फिर है आगे कि राज्य के सभी बोर्ड और निगमों के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। अच्छा, इस पैकेट में एक और चीज़ रह गई, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक और 1 लीटर खाद्य तेल, किसमें? अन्नपूर्णा खाद्य सामग्री के पैकेट में। मैंने ये चीज़ें सारी इसलिए नहीं लिखी, अगर ऐसे हर चीज़ डिटेल में बताएंगे तो फिर पूरा बजट ही एक तरह से हमें पढ़ना हो जाएगा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक बार जो मोटी मोटी चीज़ें हैं एक बार आपके ध्यान में आ जाएं, ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए अभी आपके आने वाले एग्जाम में तो वो आपका गलत ना हो। फिर राज्य के जो सभी बोर्ड और निगम के कार्मिक हैं उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। फिर इसमें नई जानकारी जो आपके काम की है
कि 1000 और नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाएंगे, जिसकी घोषणा कब की थी, शुरुआत कब की थी, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी कि 2019। पहला महात्मा गांधी स्कूल कब खोला गया, जून 2019। फिर इसके बाद तब घोषणा की गई थी बाद में बजट में कि 5000 से अधिक आबादी वाले जितने भी कस्बे और जो शहरी क्षेत्र हैं उन सभी में स्कूल खोले जाएंगे। फिर अगले बजट यानी कि 2022-23 में इनकी संख्या 1000 और बढ़ाने की घोषणा की गई और अब फिर इस बजट में 1000 और स्कूल बढ़ाने की घोषणा की गई है। अगली जानकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सस्ता भोजन खिलाने के लिए अब 1000 इंदिरा रसोइयाँ नई और खोली जाएंगी। तो जो लोग पहले उसमें कंफ्यूज थे कि कभी 980 या कभी 994 या कभी 956, तो उनके लिए अब कन्फ्यूजन और बढ़ गया है। अब वो फिर से आंकड़े याद रखेंगे, तो आपको इन आंकड़ों में ना जाएं, ये ध्यान रखें कि अब इस घोषणा में ग्रामीण क्षेत्रों में और इंदिरा रसोई 1000 खोली जाएंगी। पहले बजट में घोषणा की गई थी कुल 1000, तो आपको ये आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो कुल घोषणा की गई थी 2022 के बजट में 1000 इंदिरा रसोइयाँ, अब उसमें 1000 और जोड़ दी गई हैं, तो इस तरह से कुल कितनी हो जाएंगी अब 2000। आंगनवाड़ी केंद्रों में 17 लाख बच्चों को निःशुल्क 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दी जाएगी। तो सरकारी स्कूलों में तो कक्षा 1 से 8 तक दी ही जा रही थी, अब आंगनवाड़ी केंद्रों में भी दी जाएगी। एक खास बात यह है कि लंपी रोग से जो मृत दुधारू गोवंश यानी कि जो गाय, इसमें खास बात यह है दुधारू गाय, दूध देने वाली जो गाय थी, अगर उसकी मृत्यु हुई है तब पशुपालक को 40,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ये ऐसे जो खास पॉइंट्स हैं पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आज की क्लास का थोड़ा सा महत्व तो बढ़ जाता है। कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखरेख के लिए 500 प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। कितने, संख्या याद रखनी, 500। प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। ये बात खास है कि 11 लाख किसानों के लिए प्रति माह 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी गई है। कितने किसान, 11 लाख, और प्रति माह कितनी, 2000। ये काफ़ी बड़ी संख्या है, 2000 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई है। संविदा कार्मिकों को संविदा अवधि का अनुभव जोड़ते हुए नियमित करने की घोषणा की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक, ये भी चीज़ याद रखनी है। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो पुरानी योजनाओं में, जैसे कल की क्लास में भी आपने कहा था कि जहाँ जहाँ डेटा चेंज हुआ है वहाँ आप बता दो, तो ये एक तरह से वही क्लास है, जहाँ जहाँ डेटा चेंज हुआ है आज सारी चीज़ें यहाँ आती जाएंगी। जैसे कि ये जो योजना थी इसमें पहले 50 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली दी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो अब 100 यूनिट तक फ्री में बिजली दी जाएगी और 100 के बाद जो स्लैब है उसके अनुसार उनको छूट आगे दी जाएगी। युवाओं को सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए बार फीस से राहत, यानी कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो एक बार फीस देनी होगी बस वही देनी होगी, उसके बाद बार नहीं देनी होगी। महिलाओं को रोडवेज की साधारण बसों में किरायों में कितना, 50% छूट, पहले ही कितनी थी, 30, तो अब राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को 50% छूट दी जाएगी। अगले पेज पर हम देख रहे हैं क्या, युवाओं पर केंद्रित बजट, इसके लिए 500 करोड़ रुपए का एक विकास कोष घोषित किया गया है। तो क्या क्या बनने वाला है युवाओं के लिए, तो मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार अब बजट 2023-24 के बजट को भी युवाओं पर केंद्रित रखने के लिए जो घोषणाएं की हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो होगा बस वही देना होगा। इससे सरकार पर करीब 200 करोड़ रुपए का भार आएगा। तो हमें केवल याद रखना है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में फीस नहीं देनी होगी। 100 मेगा जॉब फेयर और कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था की गई है। अब अगली जानकारी जो हमारे लिए खास है वो क्या है कि अनुप्रति कोचिंग योजना, यानी कि योजना में अब चेंज हुआ है। इसमें पहले कितने 15,000 विद्यार्थी लिए जाते थे प्रतिवर्ष, अब इसकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 30,000। अभी तक हमने 2-3 योजनाएं देखी जिनमें डेटा चेंज हुआ है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको डेटा बार बार आप भूलें ना। जैसे सबसे पहले तो चिरंजीवी हमें याद रखना है, यहाँ डेटा चेंज हुआ 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 1000, और इसके बाद जो सस्ता भोजन इंदिरा रसोई यानी 1000 इंदिरा रसोइयाँ, और लंपी रोग से जो मृत दुधारू गाय है उसको 40,000 रुपये। और यहाँ हाँ, ये जो यूनिट थी 50 यूनिट जो पहले थी जो मुफ्त बिजली दी जाती थी, अब वो कर दी है 100 यूनिट, और महिलाओं को रोडवेज की बसों में 50% छूट। इसके बाद जो अनुप्रति कोचिंग योजना है उसमें जहां पहले 15,000 विद्यार्थियों को लाभ था, अब वो कर दिया गया 30,000। हर जिला मुख्यालय पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल
और ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय या वाचनालय प्लस उसके साथ डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। पहले ये सावित्रीबाई फुले वाचनालय केवल जिला स्तर पर थे, जिला मुख्यालय पर थे, अब इनको ब्लॉक मुख्यालय पर भी कर दिया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में 10 एवं 15% मार्जिन मनी और 100 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। तो ये एक नई योजना है, इसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना और 1 लाख युवा इससे लाभान्वित होंगे। जो हस्तशिल्पी हैं, जो छोटे मोटे हाथ से बनाने वाले उत्पाद बेचते हैं, उनके लिए योजना लाई गई है। स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। जयपुर में 2 नई इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, उन दोनों के नाम याद रखने आपको। दोनों जयपुर में कौन कौन से हैं? एक तो एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी। यानी कि एक तो बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है और एक एविएशन यूनिवर्सिटी, यानी कि विमानन उद्योग जो है उससे संबंधित जानकारी इसमें दी जाएगी। दूसरी में बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो बायोटेक्नोलॉजी वाली किसके नाम से है? एपीजे अब्दुल कलाम, और दूसरी है राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी। यानी कि जयपुर में 2 नई यूनिवर्सिटी खोली जाने वाली हैं, दोनों के नाम याद रखने हैं। कोटा संभाग में भी एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जो किससे संबंधित होगी? खनन से। तो इसका नाम क्या होगा? कोटा संभाग में एक माइनिंग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। अब ये जैसे 27 नए राजकीय विद्यालय, 20 नए कन्या महाविद्यालय, जयपुर में एक फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी। तो जहाँ एक खास पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि जयपुर में ये अकेडमी, यहाँ जयपुर में 2 यूनिवर्सिटी, कोटा में नई यूनिवर्सिटी, ऐसी चीज़ें मैं थोड़ी आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 नई ITI, जिला मुख्यालयों पर एक ITI ऑफ एक्सीलेंस बनाई जाएगी। स्कूटी योजना, इसमें कौन कौन सी स्कूटी योजना शामिल है? तो इसमें है कालीबाई भील और देव नारायण छात्र स्कूटी योजना, जिसमें पहले 20,000 स्कूटी दी जाती थी, अब कितनी कर दी गई है? 30,000। तो ये भी योजना में डेटा चेंज हुआ है। कालीबाई भील और देव नारायण में पहले 20,000 स्कूटी थी, अब इनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 30,000। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम शुरू की जाएगी। राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज पुरस्कार की राशि को बढ़ाया गया है। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 10,000 युवाओं को एक्सपोजर विजिट कराई जाएगी, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में इन युवाओं को विजिट के तौर पर भेजा जाएगा भ्रमण के लिए। जिला एवं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो इस पेज से क्या क्या जानकारियां काम की निकल के आई? इस पेज से निकली सबसे पहले तो अनुप्रति कोचिंग योजना में अब प्रतिवर्ष 30,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। दूसरा, सावित्रीबाई फुले वाचनालय जो पहले जिला स्तर पर थे, अब उनको ब्लॉक मुख्यालय पर भी खोला जाएगा। नई योजना शुरू होने वाली है, कौन सी? इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। फिर जयपुर में 2 नई यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी? एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी। कोटा संभाग में एक यूनिवर्सिटी जो किससे संबंधित होगी? माइनिंग यानी कि खनन से। इसके बाद कालीबाई भील और देव नारायण दोनों स्कूटी मिला के पहले 20,000 स्कूटी थी, अब इन स्कूटी योजना में कुल 30,000 बालिकाओं को लाभ दिया जाएगा। और राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो किससे संबंधित है? विद्यार्थियों का पूरे देश में एक्सपोजर यानी कि भ्रमण से संबंधित। तो इस पेज की जानकारियां क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं आगे अगले पेज पर। यहाँ राजस्थान का दूसरा कृषि बजट इस बार पेश किया गया। तो पहला कृषि बजट कब हुआ था? इससे 1 साल पहले, यानी कि 2022-23 में पहला कृषि बजट था, और इस बार कौन सा बजट आया है? 2023-24, जो कि दूसरा कृषि बजट है। अब इस कृषि बजट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनको देख लेते हैं एक बार। इस कृषि बजट में सबसे पहली जानकारी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कृषक कल्याण कोष, जिसकी राशि पहले कितनी थी? 5,000 करोड़ रुपए, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया कितना? 7,500 करोड़ रुपए का एक कृषक कल्याण कोष अब बनाया गया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में युवाओं के लिए एक नया मिशन शुरू किया गया है। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कुल पहले कितने? 11 मिशन संचालित थे, अब युवाओं के लिए उसमें एक और नया मिशन जोड़ा जाएगा। 2 वर्षों में फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए 50,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा। 2 वर्षों में 40,000 कृषकों को 16,000 किलोमीटर पाइप के लिए अनुदान दिया जाएगा। 50,000 कृषकों को जैविक खेती के लिए 5,000 रुपये की इनपुट राशि दी जाएगी। तो ये इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। ये ऐसे डिटेल में जानकारियां हैं। खास बात हमारे लिए क्या निकल के आती है वो ये है कि टोंक में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन ये खोला जाएगा। एक जानकारी ये निकली, टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन के लिए एक सेंटर खोला जाएगा। ऐसे ही एक और जानकारी यहाँ है, वो क्या है? सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक तो है एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन से, वो कहाँ खोला जाएगा? टोंक में। और दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो किससे संबंधित है? अंजीर से, वो कहाँ खोला जाएगा?
सिरोही में। दोनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपको याद रखने हैं। कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1000 ड्रोन के लिए 4-4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 1000 नए कृषि मित्रों का चयन किया जाएगा। जॉबनेर जयपुर में पशुपालन विश्वविद्यालय, सीकर और बस्सी जयपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। 7 कृषि महाविद्यालय एवं दुर्गापुरा जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोला जाएगा। और 2000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली दी जाएगी। ये जानकारी फ्रंट पेज पर भी थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इस पेज की, 2 चीजें निकली। एक तो टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, दूसरा सिरोही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अंजीर वाला। तो 2 तो ये, मैं पूरा पेज पढ़ने के बाद जो खास जानकारी है वो आपको इसलिए बता रहा हूँ, वो पूछे जाने की संभावना बनती है। तो टोंक में क्या, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और 2000 यूनिट खर्च करने वाले किसानों को 2000 यूनिट तक खर्च करने वाले, और वो भी प्रति माह, ऐसे किसानों को जो बिजली है वो निःशुल्क दी जाएगी। इसके बाद यहाँ 22,000 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण, 1000 करोड़ का ब्याज अनुदान। कहने का मतलब डिटेल में बहुत सारी जानकारियां हैं, जो बजट में आंकड़ेबाजी है वो यहाँ भी है। राजस्व तथा पंचायती राज विभागों से संबंधित सभी कार्यों का अब ऑनलाइन पेपरलेस किया जाएगा। कौन कौन से विभाग, राजस्व और पंचायती राज विभागों से संबंधित जो भी काम है अब वो सभी ऑनलाइन कर दिए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों एवं राजस्व कार्मिकों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। और ये टैबलेट कौन से होंगे, ये टैबलेट जो डिजिटल टैबलेट यानी कि खाने वाला टैबलेट नहीं, पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को क्या दिया जाएगा, टैबलेट। ठीक है, दोनों का काम ऑनलाइन कर दिया गया, किसका, राजस्व और पंचायती राज संस्था। अब कृषि में जो खर्च हो रहा है उसको एक तरह से एक डायग्राम बना के एक ग्राफ के तौर पर समझाया गया है, जिसमें कृषि, कृषक कल्याण और उनसे संबंधित जो गतिविधियां हैं उन पर कुल खर्च कितना है, 89,190 करोड़ रुपए। तो उसको डिवाइड किया गया है किस तरह, किस पर कितना व्यय होता है। तो सबसे ज्यादा जो व्यय होता है वो है कृषि अनुदान पर। किसमें, कृषि पर कुल जितना व्यय होता है, कृषि पर जितना भी खर्चा हुआ उसमें सबसे ज्यादा खर्चा होता है कृषि अनुदान पर, यानी कि किसानों को दी जाने वाली सहायता पर। तो इस पर कुल कितना खर्च हुआ होता है, तो यह है लगभग 30.64%। तो जो सबसे ज्यादा वाला आंकड़ा है वो जरूर याद रखें। सबसे ज्यादा आंकड़ा भी भूल जाएं अगर, तो ये याद रखें कि किस क्षेत्र पर होता है। तो कृषि अनुदान पर सबसे ज्यादा 30.64%। बाकी अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे कि आधारभूत संरचना विकास पर 20, सामाजिक सुरक्षा पर 5, प्रशासनिक गतिविधियों पर लगभग 3.5, जोखिम प्रबंधन पर 6, कृषि साख पर लगभग 24, और कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं कौशल विकास पर लगभग 1.5%, कृषि आधारित अन्य गतिविधियों पर लगभग 3%, और कृषि विपणन पर कितना हुआ, लगभग 4.49%। अब बढ़ते हैं आगे अगले पेज की तरफ। पशुपालकों के कल्याण के लिए क्या क्या दिया गया है वो यहाँ दिया गया है। जैसे लंपी से दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता। तो ये बात तो हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर दुधारू गाय है और उसकी लंपी से मौत हुई है तो 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दुधारू पशुओं के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की गई है। ये नई योजना है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, जिसमें 750 करोड़ रुपए का व्यय और 20 लाख से अधिक पशुपालक इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। इस पेज की 2 जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसको, जो दुधारू गाय अगर उसकी लंपी से मौत हुई है, और दूसरी एक योजना शुरू की जाने वाली है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, जिसमें 750 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। सेक्स सॉर्टेड सीमेन से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के लिए 500 रुपये का अनुदान। सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उत्पादन के लिए बस्सी जयपुर में एक लैब स्थापित की जाएगी। कहाँ, बस्सी जयपुर में। 1200 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से पशु चिकित्सा उपकेंद्र बनाए जाएंगे। 100 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। 15 पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत होंगे। इसके बाद 5 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत होंगे। 1000 नए मिल्क रूट्स, 5000 और नए सरस बूथ और 200 सरस पार्लर बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 1000 सरस मित्र और गौशालाओं एवं नंदीशालाओं पर 1100 यानी कि 1100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 2 खास जानकारी क्या, 40,000 रुपये गाय की मौत पर लंपी से, और मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 750 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू की जाएगी। अगले पेज पर 2 अलग अलग क्षेत्र हैं।
एक तो कृषि से ही संबंधित है और दूसरा पर्यटन से संबंधित है। देखते हैं इसमें क्या क्या है कि राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग रीबिल्डिंग मिशन शुरू किया जाएगा। यानी कि राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन? राजस्थान ग्रीनिंग रीबिल्डिंग मिशन। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के तहत 1694 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य होंगे और प्रत्येक जिले में एक एक लव कुश वाटिका विकसित होगी। तो एक जानकारी तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि हर जिले में लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी। जंबा रामगढ़ जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? जंबा रामगढ़ जयपुर। अब पर्यटन में देखते हैं, यहाँ कुछ चीजें चेंज हुई हैं। जैसे पर्यटन विकास कोष जिसकी राशि पहले थी 1000 करोड़ रुपए, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1500 करोड़ रुपए, यानी कि 1500 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए का पहले बनाया गया था पर्यटन विकास कोष, अब पर्यटन विकास कोष की राशि कर दी गई कितना? 1500 करोड़ रुपए। इसके बाद है माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर और उदयपुर सहित 5 ऐसे स्थान हैं जिन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या बनाया जाएगा? गोल्फ कोर्स। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल होगा और जयपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कला समागम का आयोजन होगा। 100 करोड़ रुपए का कलाकार कल्याण कोष, ये भी ध्यान रखें, कलाकार कल्याण कोष की राशि कितनी? 100 करोड़ रुपए। एवं मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। अगले पेज पर जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी, सबसे पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब उसके डिटेल में चीजें दी गई है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा दोनों के बारे में जानकारी कि अब 25 लाख रुपए तक तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में ऐसा इलाज है और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में जो पहले 5 लाख था बीमा कवर, अब वो 10 लाख कर दिया गया है। तो ये दोनों चेंज हुए हैं किसमें? चिरंजीवी योजना में। स्वास्थ्य बीमा में अब 25 लाख तक का बीमा कवर है और दुर्घटना बीमा योजना में अब 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। फिर यहाँ बताया गया है प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जिसकी लागत क्या होगी? 1000 करोड़ रुपए। फिर 500 अतिरिक्त 104 और 108 एम्बुलेंस। इसके अलावा और छोटी छोटी जानकारियाँ, कहाँ कितने नए कॉलेज या कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र कहाँ कितने खोले जाएंगे, उनके बारे में डिटेल में यह जानकारी दी गई है। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड ई-गवर्नेंस बनाया जाएगा। नवीनतम तकनीक पर आधारित राजकाज 2.0 व्यवस्था विकसित की जाएगी। डेटा के स्टोरेज के लिए सेंट्रलाइज्ड डेटा लैब बनाई जाएगी। एक जानकारी यहाँ ये और इम्पोर्टेंट है, वो है अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में RCAT के केंद्र खोले जाएंगे। यानी कि जो शुरू में केवल जयपुर में था, कौन सा? RCAT, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब इसके केंद्र कहाँ का खोले जाएंगे? अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। 5 ये हो गए और छठा हो गया जयपुर में। तो यहाँ कितने हो गए? अब कुल 6 RCAT। अब यहाँ कुछ खास जानकारियां, जैसे कि 11 उप तहसील हैं जिनको तहसील में क्रमोन्नत कर दिया गया है। सीधी सी बात करें तो अब राजस्थान में तहसीलों की संख्या में 11 की बढ़ोतरी हो गई है। पहले कितनी थी? 392, अब उनमें 11 तहसील और जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी? 403। तो अब राजस्थान में इतनी तहसील हो जाएंगी। 11 उप तहसील थी जिनको अब क्रमोन्नत करके क्या बना दिया गया? तहसील। तो अब कुल तहसील कितने होने वाली हैं? 403। फिर है 16 नई उप तहसील बना दी गई, 17 नई नगर पालिकाएं और 3 जो नगर पालिकाएं थी उनको नगर परिषद में क्रमोन्नत कर दिया गया। तो पहले कितनी नगर पालिकाएं, कितनी नगर परिषद ये सब थी? तो 10 नगर निगम थे, 36 नगर पालिकाएं थी, 36 नगर परिषद थी और 194 नगर पालिकाएं। पहले ये क्रम था। तो इस हिसाब से कुल कितने होते थे? ये 240। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है कि 17 तो नई नगर पालिकाएं बना दी गई, तो जो 194 थी इनमें 17 और जुड़ जाएंगी। लेकिन 3 नगर पालिकाएं जो कि क्रमोन्नत हो गई अब नगर परिषद में, यानी कि 194 से पहले 3 घटा के उनको तो आप किस में कन्वर्ट कर दिया गया? नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में। यानी कि नगर परिषद अब हो जाएंगी 39। यहां मैं लिख दूं अगर, तो 10 तो हुई क्या? नगर पालिकाएं, 10 हुई नगर निगम, नगर पालिका नहीं, 10 हुई नगर निगम और 39 हो गई क्या? नगर परिषद। और इसमें 17 जोड़ दिए जाएंगे कितने में? 191 + 17, ये हो जाएंगे अब नगर पालिकाएं। तो इस तरह से अब इनकी भी संख्या बदलने वाली है। तहसीलों में 11 और बढ़ जाएंगी और जो नगर निगम है या नगर निकाय हैं उनका क्रम अब इस तरह से होने वाला है। 10 नगर निगम जो है वो तो एज इट इज रहेंगे 10 के 10। जो 36 पहले नगर पालिकाएं थी, अब क्या हुआ है? 36 पहले नगर परिषद थी, मैं बार बार थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ।
10 नगर निगम, 36 नगर परिषद और 194 नगर पालिकाएं। ये पहले स्थिति थी। अब क्या हुआ है कि जो नगर पालिकाएं हैं उनमें 17 और जोड़ दी गई और जो पुरानी नगर पालिकाएं थी उनमें से 3 को क्रमोन्नत करके किस में बदल दिया गया, तो नगर परिषद में। इस तरह से आप इसका एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी 36 में से जो 36 में तो 3 और जुड़ जाएंगी और 194 में से पहले 3 घटाएंगे, फिर उसमें 17 जोड़ देंगे, तो नया आंकड़ा इस तरह से आपके सामने आने वाला है। फिर आगे बजट में शिक्षा पर कितना खर्च होगा, प्राथमिक शिक्षा पर, मिड डे मील पर, माध्यमिक शिक्षा पर और उच्च शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर, खेल एवं युवा कल्याण पर, संस्कृत शिक्षा पर, और कुल खर्च किस तरह से दिया गया है। खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा किस पर है, तो प्राथमिक शिक्षा पर 19,294.03 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। 500 पुलिस मोबाइल यूनिट्स का गठन किया गया और यहाँ 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूल अब खोले जाएंगे, यानी कि पहले 1000 और अब 1000 और। साथ ही पहले एक और बात, इसमें जो RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट था, उसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए पहले तो निःशुल्क व्यवस्था थी पढ़ाई के लिए निजी विद्यालयों में भी, किसमें, छात्र और छात्राएं दोनों। अब छात्राओं के लिए एक योजना शुरू कर दी गई थी जिसमें कि कक्षा 9 से 12 तक पढ़ सकते थे। अब उसमें छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है और अब कक्षा 1 से 12 तक सभी छात्रों और छात्राओं को RTE के तहत निःशुल्क जो शिक्षा है वो उपलब्ध कराई जाएगी। 10वीं कक्षा के 10,000 विद्यार्थियों के लिए एक एग्जाम शुरू किया गया जिसका नाम है राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम। इसके लिए एक स्कॉलरशिप दी जाएगी। राज्य के विद्यालयों में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म, और इसके लिए अब बजट चेंज हो गया है, 560 करोड़ रुपए। पहले कितना था, 501 दशमलव कुछ ऐसा समथिंग था, 501 के आसपास, अभी 560 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 100 नए प्राथमिक विद्यालय, 300 विद्यालय क्रमोन्नत होंगे, 300 विद्यालयों में नए विषय शुरू होंगे। इसके साथ ही शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ 2000 आंकड़ा लिखा हुआ है। 1,000 शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में खोले जाएंगे। 8 नए सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास बनाए जाएंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण तथा शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाएगा। हर संभाग में होगा कौन सा, ये ध्यान रखें, ये जिला मुख्यालय में नहीं बल्कि प्रत्येक संभाग में। नाम क्या है, सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल। 27 नए खेल स्टेडियम तैयार होंगे और भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। अब इसके अलावा कहाँ कहाँ कौन सी अकेडमी बनेगी, या जैसे कि बास्केटबॉल अकेडमी कहाँ है, सीकर में, राजगढ़ चूरू में क्या एथलेटिक्स अकेडमी, इस तरह से डिटेल में बहुत सारी जानकारी यहाँ दी गई है। अगला पेज कौन सा, तो इंदिरा रसोई योजना अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में इसमें 15% की वृद्धि होगी। तो महात्मा गांधी मिनिमम गारंटेड इनकम योजना लागू होगी। तो महात्मा गांधी नरेगा एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितना, 125 दिन की रोजगार की गारंटी। पहले इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितना था, 100 जब ये योजना शुरू की गई, तो अब इसको भी 125 कर दिया गया है। और महात्मा गांधी नरेगा में केंद्र सरकार की तरफ से 100 होता है और राज्य सरकार ने उसमें 25 बढ़ा दिए। तो इस तरह से अब नरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना दोनों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन हर वर्ष 15% स्वतः प्राप्त की जाएगी। गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना, 200 करोड़ रुपए का गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना में अस्पताल में भर्ती श्रमिकों को 7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन सहायता दी जाएगी। ये एक जरूरी जानकारी है कि अगर कोई श्रमिक है और वो अस्पताल में भर्ती है तो उसको 7 दिन तक 200 रुपये प्रतिदिन सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है, इंदिरा रसोई योजना, अब उसको ग्रामीण कस्बों में भी उसका विस्तार किया जाएगा और इस तरह से रसोइयों की कुल संख्या कितनी होने वाली है, अब 2000 होगी और इसके लिए बजट कितना होगा, 700 करोड़ रुपए। दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब पुराने आंकड़े जो थे 980, 995, 994, उनके बाद अब नया क्या है, अब कुल घोषणा की गई है कि 2000 इंदिरा रसोइयाँ खोली जाएंगी। अब उसमें से कितनी खुल चुकी है वो अलग बात है, 980 शायद अभी तक खोली जा चुकी है या 994 हो सकती है। पिछले बजट में कुल संख्या घोषित की गई थी 1000, अब कुल संख्या कितनी कर दी गई है, 2000। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस एवं अल्पसंख्यक विकास कोषों की राशि 200 करोड़ रुपए की गई है। वाल्मीकि कोष की राशि की बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया गया है। 2 वर्षों में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, कोटा, भरतपुर एवं उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय खोले जाएंगे। 10 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय और 14 अल्पसंख्यक छात्रावास खोले जाएंगे। इस तरह से यहाँ भी जानकारी दी गई है कहाँ कौन सा केंद्र और कहाँ कितने विद्यालय खोले जाएंगे। पूरे पेज पर जो खास बातें निकल के आती हैं वो 2-3 है कि एक तो महात्मा गांधी नरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना दोनों में 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर कोई श्रमिक अस्पताल में भर्ती होता है तो उसको 7 दिन तक 200 रुपये प्रतिदिन की सहायता दी जाएगी। और इंदिरा रसोई योजना की जो कुल रसोइयों की संख्या है उसको अब 2000 कर दिया गया है। फिर प्रदेश में राजकोष की वित्तीय स्थिति यानी कि आय कितनी है और व्यय कितना हुआ, यानी कि कहाँ से राजस्व की प्राप्तियां कितनी है, राजस्व व्यय कितना हुआ, ये आंकड़े पूछे जाते हैं। तो ये वाले आंकड़े आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा ये है कि राजकोषीय घाटा जो है वो स्टेट जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये 4 से थोड़ा सा कम है, लगभग 3.98% जो है। तो आपको ये आंकड़ा जरूर याद रखना है। इस पेज पर 2-3 आंकड़े हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि राजकोषीय घाटा जो अगले वित्त वर्ष का होने वाला है यानी 23-24 का, वो कुल जो स्टेट की जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 3.98। बाकी चीज़ें और मैं बता देता हूँ, जैसे कि राजस्व प्राप्तियाँ कितनी, तो 2,33,988 करोड़ और 1 लाख रुपए। ऐसे ही राजस्व व्यय कितना, तो 2,58,883 करोड़ 68 लाख रुपए। तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो राजस्व घाटा कितना, तो 24,895 करोड़ 67 लाख रुपए। और राजकोषीय घाटा कितने रहने वाला है, तो वो है 62,771 करोड़ 92 लाख रुपए। और ये जो राशि है ये कुल स्टेट जीडीपी का कितना है, तो 3.98%। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस पेज पर। बाकी जानकारियाँ भी जरूरी हैं, लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। जो मैंने आपको कहा था कि नए बजट में से कुछ खास चीज़ें पूछे जाने की संभावना है, तो उन्हीं खास में से ये सबसे खास कुछ जानकारियाँ हैं, ये आपको जरूर याद रखनी है। फिर राजस्थान रोडवेज को 1000 नई बसें मिलेंगी, सामान्य सी जानकारी है, इसमें डिटेल में दिया गया है। जैसे कि महिलाओं के लिए यहाँ दिया गया है, जैसे कि महिलाओं को रोडवेज की साधारण बसों की किरायों में 50% तक छूट दी जाएगी। राज्य में महिलाओं के लिए एक विमान स्पेशल बस सेवा भी शुरू की जाएगी। तो ये डिटेल में वही सारी जानकारियाँ दी गई है। अगले पेज पर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी राजस्थान सरकार की, ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसमें पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है उनके कुल 13 जिले और कुल 4 संभाग इससे लाभान्वित होने वाले हैं। तो इसके लिए राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए घोषित किए हैं इस बजट के तहत। 50 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे और नई विद्युत IT कंपनियां बनाई जाएंगी। कहाँ कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, इसमें जो खास चीज़ें हैं, जैसे कि ब्लू पॉटरी के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। कहाँ, जयपुर में। इसका नाम होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लू पॉटरी। अलवर और पुष्कर अजमेर में क्या, ग्रामीण हाट विकसित की जाएंगे। और ये जो खास है क्या, बाड़मेर में एक 1100 यानी कि 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट बनाया जाएगा। अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु कहाँ, बीकानेर भड़ला में एक बल्क पावर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। भड़ला और बीकानेर में 400 केवी सब स्टेशन, 220 केवी के 6 सब स्टेशन, 132 केवी के 15 नए सब स्टेशन बनेंगे। इस पेज की जो खास बातें हैं निकल के कौन कौन सी आती हैं, एक तो ब्लू पॉटरी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में, पुष्कर अजमेर में क्या, ग्रामीण हाट, और बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट बनाया जाएगा। इसके बाद ये जानकारी आपके लिए, जिसमें परीक्षा से पहले एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, किसके लिए, कलाम प्री 3rd ग्रेड वाले एग्जाम के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है 16 फरवरी और एग्जाम की जो डेट है वो है 19 फरवरी, जिसके लिए फीस रखी गई है 125 प्लस GST। और आप अप्लाई कर सकते हैं कलाम अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर। अब इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ी हैं, अब थोड़ी सी एक सामान्य सी जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं, जो आप लोगों के भी सवाल हैं। और वो सवाल ये है कि जैसे ही बजट आया अब 2023-24 वाला, पहली बात तो ये, जिन लोगों का अभी एग्जाम है यानी कि जो ग्रेड 3rd वाला एग्जाम देने जा रहे हैं 25 फरवरी को, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी है। और कारण क्या है, उनके मन में एक डाउट है कि नए वाले बजट के आंकड़े पढ़ें या ना पढ़ें, कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ें, कब तक का ना पढ़ें। ये क्वेश्चन अगर पूछा गया, मान लेते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा, और ऑप्शन में 10 लाख और 25 लाख दोनों है। या चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का पूछ लिया गया और ऑप्शन में 5 लाख और 10 लाख दोनों हैं।
तब क्या करें और क्या उसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आप सभी के मन में आ रहे होंगे और आना स्वाभाविक भी है। धीरे धीरे करके हम कोशिश करते हैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की। सबसे पहले तो ये कि बजट 2023-24 पढ़ें कि ना पढ़ें। मैंने कल भी आपको एक बात बताई कि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि पेपर कब बना है। हो सकता है अभी आपका एग्जाम का जो पेपर है वो नहीं बना और आने वाले टाइम में बने, आने वाले 2-3 दिनों में बने, तब तो बजट में से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। एटलीस्ट ये आंकड़े तो पूछे ही जा सकते हैं कि राजकोषीय घाटा कितना रहा, राजस्व प्राप्ति या राजस्व व्यय, ऐसी जो खास चीज़ें हैं वो पूछी जाने की संभावना है। स्टेट जीडीपी कितनी रहने वाली है, जीडीपी घाटा कितना रहने वाला है। तो अगर पेपर नहीं बना है, अब ये हमें पता नहीं होता पेपर बना है कि नहीं बना, लेकिन हम एक संभावना के तौर पर मान के चलते हैं कि नहीं बना, तो हम क्या सोचेंगे कि बजट में से जो बहुत ही खास आंकड़े हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। खास आंकड़े कैसे कैसे, जैसे जीडीपी वाले, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, जो कि आर्थिक समीक्षा के भी फ्रंट पेज पर लिखे होते हैं, तो इस तरह के आंकड़े आपको जरूर ही पढ़ने चाहिए। फिर इसके अलावा आज की जो हमारी क्लास थी इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो बजट में आपको पढ़नी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। उनके लिए बात कर रहा हूँ जो कि 25 फरवरी वाला एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसे कि कौन कौन सी योजनाओं में बजट चेंज हुआ, कौन सा नया सेंटर खुल रहा है, 2 सेंटर जैसे कि हमने टोंक में पढ़ा था एपीकल्चर, जैसे कि हमने सिरोही में पढ़ा अंजीर वाला सेंटर। इस तरह जहाँ जो खास चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट खुद भी हाईलाइट कर रही है, आज के न्यूज़पेपर में भी जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं, ऐसी जानकारी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। हो सकता है ना पूछी जाए, अगर ना पूछे जाते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब पेपर पहले बन चुका है। लेकिन अगर पेपर आपका नहीं बना है तो इसमें से पूछी जाने की संभावना है, तो आपको ये खास चीज़ें पढ़नी है। तो पहली बात तो ये कि पढ़ें या ना पढ़ें, तो पढ़ना तो आपको है, लेकिन इतना पढ़ना है कि बहुत ज़्यादा डूब के भी नहीं पढ़ना है जो 25 वाला एग्जाम देने जा रहे हैं, ताकि, लेकिन सुपरफिशियली आपको पढ़ना चाहिए। अगर क्वेश्चन आया तो बहुत ईजी आएगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सही करने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। अब दूसरी बात, जो दूसरा कन्फ्यूजन है कि नया डाटा पढ़ें, नए आंकड़े या पुराने। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल वही चिरंजीवी योजना वाला, या किसी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय वाला जिनकी संख्या बढ़ा दी गई है, या अनुप्रति कोचिंग योजना में पहले 15 थे अब 30 कर दी गई है। तो इस तरह का आंकड़ा कौन सा वाला याद रखें। तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें क्लियर लिखा होगा वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार या वर्ष 2022-23 के अनुसार, साफ लिखा आता है। ऐसे अगर आपने पुराने पेपर देखे होंगे तो आएगा ऐसे लिखा हुआ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर ईयर मेंशन किया हुआ होगा। अगर ईयर नहीं तो कुछ ना कुछ उसमें दूसरी जरूर जानकारी दी हुई होगी, और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा तो सीधी सी बात है क्वेश्चन विवादित होगा। अगर कोई सीधा अभी ऐसे पूछ ले 25 वाले एग्जाम में कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो बीमा की राशि है वो कितना है, तो अब बढ़ाकर 25 कर दी गई है, तो 10 और 25 दोनों ऑप्शन में अब नहीं हो सकते, होंगे तो जरूर उस पर विवाद की समस्या या विवाद की स्थिति होगी ही। तो इस चीज़ को लेकर आप टेंशन ना लें, या तो ऑप्शन में दोनों में से एक ही होगा। अगर मान लेते हैं उसने ईयर मेंशन नहीं किया एग्जामिनर ने, और फिर भी पूछ लिया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितने रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है, और ऑप्शन हुए आपके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 5 लाख, तब तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है नहीं, क्योंकि बढ़ा के भी जो आंकड़ा किया गया है वो कितना किया गया है 25, और 25 ऑप्शन में है नहीं तो क्या होगा 10। लेकिन अगर 10 और 25 दोनों होते हैं तब ऊपर कुछ ना कुछ मेंशन किया हुआ होना चाहिए, और नहीं किया होगा तो जाहिर सी बात है वो तो कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन में विवाद होगा ही। उसका उत्तर तो मैं भी अभी नहीं दे सकता हूँ, वो तो क्वेश्चन आने के बाद या एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा। तो आपने जो अभी तक पढ़ा है उस पर थोड़ा भरोसा रखें, परेशान ना हो। बजट आया है, कुछ खास चीज़ें ही आपको पढ़नी है जो अभी वाला एग्जाम दे रहे हैं। बाकी जिनका आगे कोई एग्जाम है उनको तो पूरा डिटेल में बजट पढ़ना ही चाहिए। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।